आए आए आपा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? यूसुफ साहब ने आगे बढ़कर रुकैया का इस्तकबाल किया। मैं ठीक हूँ यूसुफ। असवद कहाँ है? हमने कहा था कि हमें उससे ज़रूरी बात करनी थी। ड्राइवर को सारा सामान टेबल पर रखने का इशारा करने के साथ साथ उन्होंने यूसुफ साहब की बात का भी जवाब दिया। वो भी आता है आपा। आप बैठे तो सही, बहुत दिनों के बाद आना हुआ आपका, वरना तो आप हमें भूल ही गई थी। असवद और किर्रत के वलीमे पर भी आप नहीं आई थी। तुम अच्छे तरीके से जानते हो यूसुफ, हम क्यों नहीं आए। टांग पर टांग जमा कर उन्होंने मगरूराना अंदाज में जवाब देते हुए घर का जायजा लिया। देखें आपा, अगर आप इस वजह को लेकर अब तक मुझसे नाराज हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने जो भी किया वो गलत किया। इसमें मेरे बेटे की खुशी थी, और मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर इस दुनिया की कोई चीज़ अजीज नहीं। और हमारी खुशी का क्या यूसुफ। खैर, हम अब वक्त गुजरने के बाद इस फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहते। तुम्हारे दर पर एक बार पहले भी मैं खाली हाथ जा चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। असवद कहाँ है? हमें उससे बात करनी है। चेहरे पर करख्त तासरात सजाते हुए उन्होंने कड़वे लहजे में कहा। आ गया है असवद आपा। न चाहते हुए भी यूसुफ साहब के लहजे में नाराजगी के उनसर शामिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। सीढ़ियों से उतरकर असवद ने झुककर सलाम किया और बिल्कुल उनके सामने सोफे पर आकर बुराजमान हो गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फुप्पो की जान, कैसे हो बेटा? मिठास भरे लहजे कहते हुए रुकैया बेगम ने असवद के सर पर हाथ रखा। उनके इस मिठास भरे लहजे पर असवद ने सवालिया नजरों से यूसुफ साहब की तरफ देखा, मगर वहां सिवाय परेशानी और नाराजगी के कोई तासुर नजर न आए। जी फुप्पो, रात किर्रत बता रही थी कि आप खास मुझसे मिलने आ रही हैं। असवद ने अपने साथ किर्रत का जिक्र करना जरूरी समझा और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उनके चेहरे के प्यार भरे तासरात एकदम गायब होने के साथ नफरत भरे तासरात उभर आए, जिन्हें देखकर असवद के माथे पर पड़े बल कुछ और गहरे हो गए। जी फुप्पो बोलें, क्या काम था आपको मुझसे? असवद ने भी बिना इधर उधर की बात में वक्त बर्बाद करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात की। आज मैं तुमसे तुम्हारी बेटी लेने आई हूँ, अपने अरहम के लिए। तुम तो जानते हो तुम्हारी बहन। बहन का लफ्ज बोलते ही उनके गले में गिल्टी उभरी। भला जिस बेटी को हमेशा असवद की दुल्हन बनाकर इस महलनुमा बंगले में हमेशा राज करते देखने का ख्वाब देखा हो, उसी बेटी को अब असवद मलक की बहन कहते हुए उनकी जुबान कुछ देर के लिए उनका साथ छोड़ गई। कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने लंबा सांस लेते हुए फिर अपनी बात जारी की। मेरी बेटी के लिए हमने शौहर घर दामाद ढूंढा है। एक ही बेटी है हमारी, उसे हम खुद से दूर जाता नहीं देख सकते थे। तभी मैं बेटी की माँ होते हुए भी अपने भाई के दर पर झोली फैला कर आई थी, इस मान से कि मेरा भाई मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। लेकिन तुम्हारे डैड ने तुम्हारी खुशी का बहाना बनाकर मुझे खाली हाथ लौटा दिया। एक मिनट फुप्पो, आज मैं कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ, ताकि मुस्तकबिल में अगर आप दोबारा यहाँ आए तो माहौल में इतना तनाव ना आए जितना आज आया हुआ है। डैड ने आपको मना किया, मेरी खुशी का बहाना बनाकर नहीं, बल्कि सच्चाई बताकर। किर्रत मेरी मनचाही बीवी थी, है और रहेगी। अगर आपकी बात मानकर आज आपकी बेटी से मेरी शादी हो भी जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको कोई खुशी दे पाता जिससे आपको बहुत तकलीफ होती। और जहां तक बात आती है झोली फैलाकर हमारे दर पे आने की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, किर्रत कोई गैर नहीं है। जितना आपको मैं अजीज हूँ, उसी तरह आपको किर्रत भी अजीज होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे मैं आपके भाई का बेटा हूँ, उसी तरह किर्रत भी आपके भाई की ही बेटी है। और अब आते हैं मेरी बेटी के लिए आपके अरहम के प्रपोजल की तरफ। पहली बात, आप अरहम की नानी हैं, उसकी माँ नहीं, और ना ही बाप। मैं मानता हूँ आपने अपनी बेटी के लिए घर दामाद ढूंढा है और आप ही उनकी सारी जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन फिर भी एक माँ और बाप का उनकी औलाद की जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक होता है। और जहां तक बात आती है आपके ये रिश्ता लाने की, जमाना देखा है आपने, तो इतना तो अंदाजा होगा ही कि जो रिश्ते बचपन में कर दिए जाते हैं 90% उनका अंजाम गलत ही निकलता है। और दूसरी बात, जहां तक बात है अरहम की, तो आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ इल्म नहीं? 9 साल का बच्चा होकर भी वो आम बच्चों की तरह मासूम नहीं है। अभी से एक बद दिमाग और बिगड़ा हुआ है, दूसरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाकर उसे सुकून मिलता है, और ये सब आपके बेजा लाड प्यार की वजह हो रहा है। खैर, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे,
आपको हमारे घर से एक बार फिर आज खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए बेटी का दर्जा बेटे से कम नहीं है। जिंदगी की हर खुशी पर उसका भी इतना ही हक है जितना अरसल का। जिस तरह अरसल को हम अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक देते हैं, इसी तरह मेरी बेटी को भी हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। लेकिन आखिरी फैसला तब भी मेरा ही होगा। असवद ने जो एक बार बोलना शुरू किया तो वो अपने दिल की बातें और फैसले से रुकैया बेगम को मुकम्मल आगाही देकर ही रुका। और अब वो बिना किसी तासुर के रुकैया बेगम के लाल भभूका होते चेहरे को बड़े आराम से देखने में मसरूफ था। गलत किया तुमने असवद मलक। शदीद तैश में खड़े होते ही उसने हाथ में पकड़ा शीशे का गिलास पूरी ताकत लगाकर फर्श पर दे मारा। सारी लगावट एक तरफ रखते हुए उन्होंने इस वक्त फुफ्फो और बहन होने के रिश्ते को बालाए ताक रख दिया। और यूसुफ, तुम्हारे सामने तुम्हारे इस बेटे की इतनी मजाल हो गई कि उसने मुझे मना किया, रुकैया मलक को मना किया। तुमने मेरी बेटी लेने से इनकार कर दिया। इस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे अरहम को तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे ही सामने अपनी बेटी देने से इनकार करके रुकैया मलक की अना को ठेस पहुंचाई है, या फिर यूं कहूं बरसों से दबी हुई रुकैया मलक की जिद जगाई है। आज मैं रुकैया मलक तुम्हारे घर में खड़े होकर तुम दोनों बाप बेटा को ये चैलेंज करती हूँ, अगर रूप किसी की दुल्हन बनेगी तो वो मेरा अरहम होगा। अपनी बात कहते ही वो तेजी से घर के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। असवद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अपने कंधे पर यूसुफ मलक के हाथ के दबाव पर हैरत से उनकी तरफ देखा। डैड, वो मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात रहने दो असवद। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। उनका हमारी वजह से दूसरी बार मान टूटा है। जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। ये एक अंधेरा कमरा था और इसी कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे 6 नफूस के दरमियान किसी मुद्दे पर सख्त बहस हो रही थी। छत पर लगे बल्ब की मध्यम रोशनी उनके चेहरे के नैनो नकूश बड़ी मुश्किल से वाज़ा कर रही थी। मैं उस असवद मलक को आज बेबस कर ही देता अगर उसकी वो बेटी मेरे हाथ लग जाती, लेकिन ऐन वक्त पर ना जाने वो कौन था जो उसकी बेटी को बचा ले गया। वरना आज उनमें से एक नौजवान उम्र का लड़का बोला और साथ ही गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का दे मारा। तुम बस करो लड़के, तुम्हारा बदला सिर्फ इतना सा है कि तुम असवद मलक को बर्बाद करना चाहते हो। हम आज यहाँ हैं क्योंकि तुमने हमारा साथ दिया। हमारे बदले में इसी वजह से हम लोग अपना अपना धंधा छोड़कर पाकिस्तान में तुम्हारे लिए 2 साल से खार हो रहे हैं। लेकिन 2 साल से तुम उस असवद मलक को बर्बाद करना तो बहुत दूर की बात, उसका बाल तक उखाड़ नहीं सके। और आज तुम्हारी ये आखिरी कोशिश असवद मलक के ना होते हुए भी कोई और आकर नाकाम बना गया। ये तुमने आखिरी मौका मांगा था हमसे कि अगर तुम इस बार नाकाम हो गए तो हम वापस अपने अपने मुल्क चले जाएंगे। हमारी जान को भी खतरा है। हमने भी 2 साल पहले जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो कोई आम हादसा नहीं था। भले वो केस हमने क्लोज करवा दिया है, लेकिन पुलिस की नजर में हम मुजरिम तो हैं और अब हम जा रहे हैं। उनमें से एक 40 साला आदमी ने इस नौजवान लड़के को हरी झंडी दिखाते हुए बात खत्म कर दी और अब वो बाकी सबकी तरफ देखते हुए उनकी राय का मुंतजर था। और बाकी सबके चेहरे के तासरात भी उस आदमी के तासरात से कुछ कम न थे। ठीक, ले चले जाओ सब अपने अपने मुल्क और कामों पर, लेकिन हम सब ने मिलकर उन 2 सालों में जो काम शुरू किया है हमें इसके लिए मिलता रहना पड़ेगा। उनके तासरात देखते हुए नौजवान ने भी हामी भरी। हाँ बिल्कुल, हम मिलते रहेंगे। इन सब ने भी उस नौजवान की बात पर हामी भरी। उन 5 में से रूप पर हमला करने वाला कोई नहीं था। अपने मखसूस कमरे में खड़े होकर उसने अपनी जहानत से भरपूर नजरों का मरकज उन तस्वीरों को बनाया। उन सब की उम्र 35 से ऊपर है, जबकि जिसने आज रूप पर हमला किया उसकी उम्र 25 से भी कम थी। हो ना हो, जिन लोगों की मुझे तलाश है ये मोहरा मुझे उन सब तक लेकर जाएगा। चेयर पर बैठकर अपने सामने रखी फाइल्स को छानते हुए वो किसी अहम सुराग की तलाश में था और तभी एक लाल रंग की फाइल के तीसरे सफ़े को पलटाते ही कुछ तस्वीरें फिसल कर टेबल पर आ गिरीं, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये उसके साथ और उस जगह पर अपने हाथ में पकड़ी एक तस्वीर को देखते हुए उसे शदीद हैरत ने आन घेरा। कुछ ही लम्हों में उन नीली आंखों की हैरत शदीद नफरत और गुस्से का रूप अख्तियार कर गई।
अपनी चेयर को हल्का सा पीछे सरका कर उसने 2 कदम में सामने की दीवार तक का फैसला तय किया और उस पर लगी उन 6 तस्वीरों के साथ अब ये तस्वीर भी नस्ब हो चुकी थी। वाह क्या बात है, दिन ब दिन मेरे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पैंट की जेबों में हाथ फंसाते हुए उसने तमस्खरे अंदाज में सामने लगी तस्वीरों की तरफ देखा। लंबा सांस लेकर आंखें बंद करते ही उसके सामने दोबारा वो दिल दहला देने वाला मंजर घूम गया। शदीद गुस्से में सुर्ख होती आंखों से उसने एक बार फिर सामने देखा। घुटन ज़दा होती सांसों और दिल के बढ़ते दर्द पर उसने एक लंबा सांस लेकर आंखें मूंद लीं। पलकों की बाड़ तोड़कर एक आंसू न चाहते हुए भी फिसल गया। यादे माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बढ़ते गुस्से के साथ दोबारा उसके सर में दर्द की एक शदीद ठेस उठी। आंखों में अंधेरा छाने के साथ वो लड़खड़ाकर फर्श पर जा गिरा। मुस्तफा बेटा क्या हुआ है आपको? कोई भारी चीज गिरने की आवाज पर शम्स साहब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, सामने ही मुस्तफा को बेहसो हरकत पड़े देखकर उनके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मुस्तफा बेटा उठो, क्या हो गया आपको? उसका चेहरा थपथपाते हुए शम्स साहब ने जल्दी से मोबाइल निकाला। तेजी से फैमिली डॉक्टर का नंबर मिलाते हुए उनके हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे। हेलो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर कम फास्ट। मुस्तफा की हालत फिर से खराब हो गई है, वो बेहोश हो गया है। ठीक है शम्स साहब, मैं अभी आता हूँ। स्पीकर से एक मर्दाना आवाज उभरी। जल्दी आए प्लीज। डैड प्लीज लिसन। चांद बेटा क्यों तंग कर रहे हो? देखो मैं काम कर रहा हूँ ना, तो डैड आप काम करने के साथ साथ मेरी बात भी सुने ना। ठीक है यार, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। वो भी पहले अपनी बात आगे रखती है, फिर मेरी कोई बात सुनती है। और तुम भी। लैपटॉप एक तरफ करते हुए वो चांद की तरफ मुतवज्जा हुआ। कर लो दोनों बाप बेटा मेरी बुराइयां कर लो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना दोनों। ट्रे में चाय लाती चंबेली के कानों में सलीम के आखिरी अल्फाज गए तो इसका दिमाग भग से उड़ गया। ओ मेरी हिमा मालिनी, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो कह रहा था कि हमारे बेटे की ज्यादातर खसूसियात तुम पर गई हैं। पहले तो मेरे को तुम दोनों बाप बेटा ये बताओ कि ये हिमा मालिनी आपकी लगती क्या है, और दूसरा ये कि जब आपका ये सपूत आपको परेशान करता है तो ये मेरे जैसा हो जाता है, मगर जब ये सारा दिन मुझे तपाता है तब भी ये किस जैसा होता है? जरा मुझे भी तो पता चले। ट्रे टेबल पर रखते ही वो कमर पर दोनों हाथ जमाकर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। ओ मॉम प्लीज नॉट अगेन। चांद ने सोफे पर रखे कुशन्स में अपना सर दिया। देखा आपने, फिर से इस अंग्रेज ने इंग्लिश में गटपट की है ताकि मैं सारी जिंदगी इसके इन्हीं अल्फाजों में उलझी रहूं और आपकी इस हेमा मालिनी वाले मामले पर जरा तवज्जो न दे सकूं। ओ खुदा, तुम्हारा नाम चंबेली नहीं करेली होना था। सलीम ये सिर्फ दिल में ही बोल सका। चांद बेटा आप अपने कमरे में जाएं, मैं कुछ वक्त में आकर तसल्ली से अपने राजा बेटा की बात सुनता हूँ। ठीक है डैड। अपना चाय कप उठाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। और तुम इधर आओ जरा। चांद को जाता देखकर उसने चंबेली को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जी नहीं, चाय पिए, मुझे फिर बर्तन भी साफ करने हैं। अरे इधर तो आओ यहाँ मेरे पास बैठो। चंबेली का हाथ पकड़कर वो उसे खुद सोफे तक लाया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। क्या हो गया है? क्यों आजकल इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? काफी दिनों से वो नोट कर रहा था चंबेली का मिजाज कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती मगर सब कुछ खुद ही हो जाता है। दिल बोझल रहता है हर वक्त। वो क्या चंबेली, खुलकर बताओ क्या हुआ? वो क्या? वो जैसा चांद की पैदाइश से पहले होता था मुझे अभी भी वैसा ही हो रहा है। अपनी बात कहते ही वो फूट फूट कर रो दी। ओ खुदा, पागल हो गई हो क्या? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? 7 सालों बाद खुदा हमें दोबारा औलाद जैसी नेमत से नवाजना चाहता है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। और अगर तुम मुझे ये बात पहले ही बता देती तो ये नौबत ना आती। अब रोना बंद करो, इसमें रोने जैसा कुछ भी नहीं है। उसके आंसू साफ करके सलीम ने उसे अपनी आगोश में लिया। अब तुम्हें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है, मैं 2 या 3 काम वालियां रख लेता हूँ। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। अब देखें शम्स साहब, मुस्तफा की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि
क्या हो गया है डॉक्टर? मुझे सारी बात बताएं। ये जो मुस्तफ़ा बेहोश होता है बार बार, ये सिर्फ इस हादसे की वजह से होता है ना? मतलब वो बस ज्यादा स्ट्रेस लेता है तभी होता है ना ये? बोले ना डॉक्टर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप चुप क्यों हो गए हैं? शम्स साहब, मेरा बस मशवरा यही है आपसे, आप मुस्तफ़ा को जर्मनी ले जाएं, क्योंकि मुस्तफ़ा को जो हुआ है उसका बेहतर इलाज वहीं पर हो सकता है। क्या हुआ है मेरे मुस्तफ़ा को डॉक्टर? खुद पर काबू पाते हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को हर बात के लिए तैयार किया। आपके मुस्तफ़ा को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। अभी फिलहाल शुरुआत है और ये ब्रेन ट्यूमर बहुत आस्तगी से इनके दिमाग में बढ़ रहा है। शायद किस्मत आपको मौका देना चाहती है कि आप मुस्तफ़ा की जिंदगी बचा सकें, क्योंकि इसका ब्रेन ट्यूमर शुरुआती मराहल में है, तो मुस्तफ़ा के बचने के चांसेस ज्यादा हैं। जर्मनी में मेरे को जानने वाले डॉक्टर भी हैं, वहां मुस्तफ़ा की सर्जरी होगी तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अपनी बात कहकर उन्होंने शम्स साहब के कपकपाते वजूद की तरफ देखा। हिम्मत रखें शम्स साहब, आपका पोता बहुत बाहिम्मत है, वो लड़ लेगा इस बीमारी से। आप इसे ले जाएं जर्मनी, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अपनी तरफ से शम्स साहब को तसल्ली देकर न जाने कब का जा चुका था, मगर शम्स साहब अभी भी वैसे ही खड़े थे। तभी मुस्तफ़ा की कमरे से आती आवाज पर वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आए। हाँ हाँ बेटा, आता हूँ अभी। आंखों में आती नमी को उन्होंने बड़ी मुश्किल से पीछे धकेला। दादू, क्या हो गया आपको? मुस्तफ़ा ने शम्स साहब के सुर्ख होते चेहरे को देखकर सवाल किया। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मेरी एक बात का जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे इस बूढ़े दादा की क्या अहमियत है? आज मुस्तफ़ा को उनका लहजा अपने दादू का नहीं, बल्कि वही पुराने शम्स शाह का लगा, जो वो एक बार फैसला कर लेते थे, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, होता वही था जो उनका फैसला हो। दादो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है, ये शायद मैं लफ्जों में बयान न कर सकूं। तो फिर हमारा जो फैसला होगा, हम उम्मीद करते हैं उस फैसले के आगे तुम कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। क्या मतलब दादू? कौन सा और कैसा फैसला? हमारा ये फैसला है कि आप और हम इसी हफ्ते जर्मनी जा रहे हैं। अपनी बात कहते ही वो जाने के लिए मुड़े। व्हाट दादू, आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ सब छोड़कर आपके साथ जर्मनी चला जाऊं? सॉरी दादू, मगर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मुस्तफ़ा शाह, अगर आप सच में अपना बदला लेना चाहते हैं, सच में आपकी जिंदगी में हमारी कोई जगह है, तो आप मेरे साथ जर्मनी जाएंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। अब कोई सवाल जवाब नहीं, आपका सामान हम पैक कर देंगे। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ साथ लेकर जाना हो तो वो आप रख लीजिएगा। अपना हुक्म सादर करके और मुस्तफ़ा को सोचों के भंवर में डूबा छोड़कर कमरे से जा चुके थे। वो अपने कमरे में बैठकर काम करने में मगन था। तभी एक पत्थर खिड़की का शीशा तोड़ते हुए कमरे के बीचों बीच आकर गिरा। असवद ने हैरत से कमरे में हुई अचानक इस हलचल को देखा। जबी नजर कमरे के बीचों बीच पड़े पत्थर पर गई, जिसके इर्द गिर्द कागज लपेटा हुआ था। तेजी से उसने पत्थर उठाकर उससे कागज को अलग किया और उसमें लिखी तहरीर को हैरत से देखने लगा। अपनी बेटी की हिफाजत करो असवद मलक, उसकी जान को खतरा है। उसे मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि एक नमूना तुम कल देख चुके हो। ये कौन हो सकता है, दोस्त या दुश्मन? भागकर खिड़की खोलते ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे इसको सच में सीरियस लेना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। आज जिस तरह से रूप पर हमला हुआ, उसे साफ पता चलता है इस वर्क पर जो भी लिखा है वो सच है। मगर ये कौन इंसान है? कौन है जो मेरी मदद करना चाहता है? पिलर की ओर से झांकती दो नीली आंखें असवद के पुरसोच चेहरे को गौर से देखा और किसी हद तक असवद के चेहरे पर फैले इत्मीनान को देखकर वो समझ गया था कि असवद मलक को उसकी बात समझ में आ गई है, या फिर उस बात का अंदाजा उसे पहले से था। जो भी हो, मगर रूप को खतरा असवद मलक की सोच से भी ज्यादा था। एयरपोर्ट पर एक अलग थलग कोने में बैठकर वो बेदिली से इधर उधर देखने में मगन था। शम्स साहब ने एक नजर उसके बेजार चेहरे की तरफ देखा और चुपचाप खुद भी दूसरी तरफ देखने लगे। कुछ देर में हमारी फ्लाइट है। कुछ तौक़ुफ़ के बाद शम्स साहब ने उस खामोशी को तोड़ा। ठीक है दादू। शम्स साहब की तरफ देखते हुए उसने रूखा सा मुंह बनाया। अगर ठीक है तो मुंह पर 12 क्यों बजा रखे हैं? दादू प्लीज, मैं बहुत सैड हूँ। आप जानते हैं मैं नहीं जाना चाहता, मगर
फिर भी आपने उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही कहीं गुम हो गए जब उसकी नजर किसी से बात करते हुए असवद मलक पर गई। ये असवद मलक यहाँ क्या कर रहा है? उसने शम्स साहब की तरफ देखकर सवाल किया। मुस्तफ़ा की नजरों के इर्तिकाज में शम्स साहब ने भी इस तरफ देखा। किसी से बात कर रहा है, शायद ये किसी को यहाँ तक छोड़ने आया है। मुझे भी ऐसा लगता है। तभी अपनी फ्लाइट की अनाउंसमेंट पर शम्स शाह ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा। चलो मुस्तफ़ा, जाने का वक्त हो गया है। हाँ, जाने का वक्त हो गया है, मगर ये जाना सिर्फ आर्जी है। मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान। बहुत हिसाब किताब बाकी है मेरा अपने दुश्मनों की तरफ। ये सब सिर्फ उसने दिल में सोचा और अपने कदम आगे की सिमत बढ़ा दिए। लेकिन न जाने उसकी छठी हिस्स बार बार क्यों उसे खबरदार कर रही थी। ना महसूस तरीके से उसने हर तरफ निगाह दौड़ाई, मगर उसे अपने आसपास कुछ मशकूक नजर न आया। मगर उसका दिल मुतमईन होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कोई उससे बुरी तरह टकराकर बिना उसकी तरफ देखे आगे निकल गया। मुस्तफ़ा ने तैश भरी नजरों से उसकी पीठ की तरफ देखा। तभी शम्स साहब ने उसका बाजू पकड़ते हुए पुरसकून करने की कोशिश की। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा लोगों में ऐसे धक्का लग जाता है, इसमें गुस्सा करने जैसी कोई बात नहीं बेटा। जी दादू। नजरें झुकाकर उससे अपनी तरफ से शम्स साहब को मुतमईन कर दिया। हर टच का एक मतलब होता है, और जिस तरह ये इंसान मुझसे टकरा कर गया है, ये कोई नेचुरली अमल नहीं था, बल्कि ये जो कोई भी था मुझसे जानबूझकर टकराया था। मुस्तफ़ा ने चुपचाप चलते हुए गहरी नजरों से खुद से टकराने वाले की पीठ को गौर से देखा। सर ताप पांव उसका जायजा लेते हुए उसकी नजर सामने वाले आदमी के जूतों पर गई। उनमें से एक जूते की एड़ी दूसरे जूते से तकरीबन 3 इंच बड़ी थी, मगर वो चल बिल्कुल सीधा रहा था। इसका मतलब साफ था, वो जो कोई भी था उसकी एक टांग छोटी थी।